गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अब तक हम लोगों ने द्विघात समीकरणों को हल करने की विधियों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। आज द्विघात समीकरण का आखिरी लेक्चर है। आज हम लोग देखेंगे द्विघात समीकरणों में मूलों की प्रकृति किस प्रकार से निर्धारित की जाती है। मूलों की प्रकृति के आधार पर हमें यह पता चलता है कि दिया गया जो समीकरण है उसके कितने मूल होंगे और उनके मूल कैसे होंगे और हम किस आधार पर प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम लोग मूलों की प्रकृति निर्धारित करने का काम करते हैं। यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है मूलों की प्रकृति के बारे में और उसके पश्चात कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उनको सावधानीपूर्वक समझिए और दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। देखिए, मूलों की प्रकृति। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के मूल x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a में जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान है उसको द्विघात समीकरण का विविक्तिकर अर्थात डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। इसे कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। विविक्तिकर की धनात्मक या ऋणात्मक स्थिति से ही मूलों की प्रकृति निर्धारित होती है। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यह द्विघाती सूत्र है जिसे हम लोग श्रीधराचार्य विधि भी से भी जानते हैं। तो इस द्विघाती सूत्र में जो कड़ीगत जो राशि है बी स्क्वायर माइनस 4ac यह निर्धारित करती है कि इसके मूल किस प्रकार होंगे। ध्यान दिया जाए, अगर हम करड़ी के अंदर राशि को हल करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो देखिए यदि यह मान ऋणात्मक हो जाए, किसी भी तरीके से हल करने में यदि यह मान ऋणात्मक हो जाए तो निश्चित रूप से ऋणात्मक राशि का वर्गमूल हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए उस स्थिति में इसके मूल अवास्तविक या काल्पनिक होते हैं। आइए और क्या क्या गुण हैं उनके बारे में भी संक्षिप्त जानकारी ले ली जाए। तो देखिए, यदि b इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, यानी कि इसका मान धनात्मक यदि आता है, इसको सॉल्व किया जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व किया जाए, उसको सॉल्व करने के बाद देखा जाए तो उसका मान धनात्मक आता है, ऋणात्मक आता है कि शून्य आता है। तो तीन स्थितियां बनती हैं। यदि इसका मान धनात्मक आ जाता है तो दोनों मूल भिन्न भिन्न होंगे और वास्तविक होंगे। आपने द्विघात समीकरणों को हल करते समय देखा होगा कि उस द्विघात समीकरणों के जो मूल होते हैं, जो प्राप्त होते हैं, वो अलग अलग प्राप्त होते हैं और वास्तविक होते हैं। यानी कि जिनका मान हम निकाल सकते हैं, एक पूर्णांक राशि जो मिलती है वह जो होती है पूर्णांक या फिर परिमेय संख्या के रूप में जो भी इस समीकरण के मूल प्राप्त होते हैं वह भिन्न भिन्न होते हैं और वास्तविक होते हैं। उस स्थिति में जब डिस्क्रिमिनेंट का मान या विविक्तकर का मान शून्य से बड़ा हो, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जब निकाला जाए तो यह धनात्मक आए, उस स्थिति में इस समीकरण के जो मूल है वह वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। अब यदि d का मान यानी कि डिस्क्रिमिनेंट का मान शून्य के बराबर हो जाए, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को जो सॉल्व किया जाए वो बराबर हो जाए, उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में दोनों मूल बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। हम लोगों ने देखा हुआ है कि कभी कभी किसी समीकरण को जब हल करते हैं तो मान लेते हैं कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 प्रकार का आ जाता है। तो अब इस समीकरण को यदि आप हल करते हैं तो x स्क्वायर ऋण 6x और प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जब तुलना करेंगे, a b c की जब तुलना करेंगे और a का मान 1 निकालेंगे, b का मान ऋण 6 और c का मान 9, तो जब इसको हम जब इस विविक्तिकर में रखेंगे तो निश्चित रूप से इसके विविक्तिकर का मान शून्य आएगा। क्यों शून्य? इसलिए आएगा क्योंकि इनके जो मूल हैं वह बराबर है और वास्तविक हैं। तो अब यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू शून्य आता है तो दोनों मूल हमें बराबर प्राप्त होते हैं और वास्तविक प्राप्त होते हैं। तीसरा देखा जाए, यदि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 हो तो कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होता है।
कोई भी वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होता। मूल प्राप्त होते हैं इसके, अवास्तविक होते हैं, सम्मित संख्या के रूप में जानते हैं। इसको हम लोग अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे उस तरह की संख्या के बारे में। लेकिन यहाँ पर आपको पढ़ना है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो तो कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए यहाँ के लिए आपको इसके विषय में नहीं पढ़ना है। जो दो ऊपर के जो दो नियम बताए गए हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो दोनों मूल भिन्न भिन्न और वास्तविक होंगे। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 तो दोनों मूल बराबर और वास्तविक होंगे। इसके विषय में आपको पढ़ना है। आइए इसी पर आधारित उदाहरण दिया गया है आपके सामने, उदाहरण को देखते हैं और उस उदाहरण में क्या पूछा गया है, दिए गए इस नियम के आधार पर उस मान को निकालने का प्रयास करें। समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अगर हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है तो निश्चित रूप से उसका विविक्त कर निकालना पड़ेगा, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना पड़ेगा हमें। तो देखते हैं दिए गए समीकरण की समीकरण x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर जो दिया गया समीकरण है क्या है कि 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 का इस जो मानक समीकरण है इससे तुलना करते हैं। तो तुलना करने पर हमें गुणांकों का मान मिल जाता है। यहाँ पर a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -2 और c इज इक्वल टू 1/3 गुणांकों का मान हमें प्राप्त हो जाता है। अब विविक्तिकर में गुणांकों के मानों को रख देते हैं। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू b का मान है -2 तो -2 का होल स्क्वायर -4 इंटू a का मान है 3 इंटू c और c का मान है 1/3। जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये कट जाएगा 3 से 3, 4 - 4 इज इक्वल टू 0, हमें मिलता है यहाँ से 0। तो अतः समीकरण के मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे। यानी कि दूसरा कंडीशन यहाँ पर लगता है कि यदि विविक्तिकर का मान 0 आ जाता है तो उस स्थिति में इसके मूल बराबर होंगे। यानी कि जो दोनों इसके हल मिलेंगे वह दोनों हल हमारे बराबर होंगे। आइए देखते हैं कि इसका हल कैसे निकला। इसके इस प्रकार समीकरण के हल x इक्वल टू इसी सूत्र के माध्यम से जो द्विघातीय सूत्र है इसी सूत्र के माध्यम से इस समीकरण के हल को भी हम निकाल सकते हैं। तो माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a और माइनस बी। अब निश्चित रूप से चूंकि इसका मान आपने हल कर चुका है तो हम यहाँ पर वह मान सीधे तौर पर रख सकते हैं। तो -2 प्लस -0 अपान 2 इंटू 3 ये तो 0 हो गया। ये -2 और माइनस गुणा का 2 तो 2 अपान 2 इंटू 3 2 से 2 कट गया 1/3। तो एक यहाँ से एक मूल तो दिखता है आपको 1/3, लेकिन दूसरा मूल भी इतना ही होगा क्योंकि इसका विविक्तिकर 0 है तो इसका एक मान जो होगा उतना ही दूसरा मान भी होगा। अतः समीकरण के मूल x बराबर 1/3 तथा x बराबर 1/3 होंगे। इस प्रकार दिए गए उदाहरण को हम लोगों ने हल कर लिया है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं जिस प्रकार का प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसको देखते हैं। समीकरण kx x-2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 में k के ऐसे मान ज्ञात कीजिए कि उसके मूल बराबर हो। यहाँ पर भी मूल को बराबर दिया गया है, पहले से दिया गया है। हमें यह नहीं ज्ञात करना है कि मूल बराबर है, हम बराबर मूल को लेकर देखेंगे करेंगे आगे सॉल्व करेंगे और k का मान निकालने का प्रयास करेंगे। देखते हैं दिया गया समीकरण है kx x-2 प्लस 6 इक्वल टू 0। प्रथम दृष्टिया यह आपको द्विघात का समीकरण बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे x में दो घात नहीं दिख रहा है। तो बाकी इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें द्विघात का समीकरण स्पष्ट रूप से दिखने लगेगा। तो जब kx का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो kx स्क्वायर माइनस 2k इंटू एक्स और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक k है, x का गुणांक -2k है और c का गुणांक 6 है। इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर तो a बराबर k, b बराबर 2k और c बराबर 6। प्रश्नानुसार इसके मूल बराबर होंगे। इसका मूल बराबर दिया गया है। देखिए इसके मूल बराबर है तो जब मूल बराबर होंगे इसका मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यह निश्चित रूप से यह नियम लागू होगा ही होगा क्योंकि मूल बराबर पहले से ही दिया गया है। अब इसमें सारे मान रख देते हैं। तो -2k का होल स्क्वायर माइनस 4k 6 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कि 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0
और 4 के कॉमन ले लेंगे तो 4k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मिलता है हमें या तो k का मान 0 या तो फिर k का मान 6। जब समीकरण को हल करेंगे, देखिए यह दो अचर राशियों के गुणनफल का 0 है। इसका मतलब या तो पहली राशि 0 होगी या तो फिर दूसरी राशि 0 होगी। तो पहली राशि अगर 0 होगी तो k का मान 0 आएगा, और दूसरी राशि को 0 रखेंगे तो k का मान 6 प्राप्त होगा। परंतु k नॉट इक्वल टू 0, k 0 नहीं हो सकता। क्यों 0 नहीं हो सकता? अगर k का वैल्यू यहाँ पर 0 रखते हैं, सपोज कीजिए अगर k की वैल्यू यहाँ पर 0 रखते हैं तो यह मान 0 हो जाएगा, तो 6 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब कि समीकरण हमें प्राप्त ही नहीं होगा, अर्थात k बराबर 0 को हम 0 नहीं ले सकते। तो निश्चित रूप से जो दूसरा मान है वह 0 होगा ही होगा, अतः k इज इक्वल टू 6 आएगा। यानी कि दूसरा मान लेंगे k इज इक्वल टू 6 तो हमें वो समीकरण प्राप्त होगा जिसमें उसके मूल बराबर होंगे, अर्थात k इज इक्वल टू 6 रखने पर उपरोक्त समीकरण के मूल बराबर प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जो परीक्षाओं में आने लायक जो प्रश्न हैं उनको भी यहाँ पर हम लोगों ने हल करके देखा। इसी पर आधारित जो व्याकरण के जो प्रश्न है इस प्रश्नावली के, उसे आप हल करेंगे और हल करके हमें बताएंगे। द्विघात समीकरण का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। आज के लिए ही बस इतना। अगले दिन अगला अध्याय हम लोग शुरू करेंगे। धन्यवाद।